आपने किस तरह से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की? कितना मुश्किल होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी साधारण परिवार से आते हुए राजनीति के अंदर आना और कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचना? जिनको जानकारी नहीं होती थी वो मेरे से संपर्क करते थे, मैं उनके साथ जाता था और इस तरह से मैं लोगों से जुड़ता गया। हमारी पुष्कर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार उनका असीम प्रेम मेरे पे बना है। कोई भी काम हो तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मेरे को बुला सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आजकल जो हमारे कुछ लोग हैं वो सीधे शॉर्टकट अपना के और सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलर होके सीधा छलांग लगाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ये सोच थी, गौ माता श्री भारतीय जनता पार्टी। नंबर वाला वीडियो बड़ा फेमस है, राहुल गांधी जी का 1 2 3 10 दिन में कर्जा माफ। और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ही ARCP की योजना आज धरातल पर उतर आ रही है। एक भी भ्रष्टाचार का मामला हमारी सरकार ने तो उठा है, न कभी उठेगा। गाय लेकर विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे जब पिछली सरकार में आप विधायक थे, वो क्या किस्सा है, एक बार वो क्या कारण था और उसका क्या असर हुआ, उसके बारे में कुछ समझाइए। वो तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में बड़ी वायरल हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करके इस योजना पे काम कर रहे हैं। राजस्थान के 17 जिले हैं, सदा के लिए ये योजना आने के बाद पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। पिछली सरकार में विधायक के तौर पर सवाल भी लगाए थे विधानसभा के अंदर कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, उसी तर्ज पे तीर्थराज पुष्कर में भी कॉरिडोर बनाया जाए। रोज उड़ते उनको छपने की एक आदत सी लग गई है, तो वो कुछ भी बोलते हैं। जैसे ढोल कभी भी कैसे ही बजा लो, वैसे ही वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सबसे हंसमुख नेता किसको मानते हैं? मैं तो अपने आप को मानता हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे जो संसार की जितनी भी सभ्यता है और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो निश्चित रूप से पुष्कर से उनका कनेक्ट रहा है। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। राजस्थान बन की विशेष पेशकश राजस्थान पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के जो मेहमान हमारे साथ में पॉडकास्ट में उपस्थित है, आप कल्पना कीजिए, राजस्थान के एक साधारण किसान परिवार के अंदर एक बेटा पैदा होता है। धीरे धीरे अपने जीवन में आगे संघर्ष करके पहले मंडल उपाध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर एक पार्टी से विधानसभा टिकट पाकर चुनाव जीता और लगातार 3 बार विधायक बनते हैं और उसके साथ 42 वर्ष की उम्र में राजस्थान विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री का पद पाकर पहुंचते हैं। राजस्थान के सबसे युवा मंत्रियों में नाम शामिल है। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए साथियों हमारे साथ में राजस्थान के जल मंत्री, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम में। पहला सवाल सर आपसे रहेगा, विशेष तौर पे ये पॉडकास्ट आपको जानने के लिए है। हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है, आपने किस तरह से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की? कितना मुश्किल होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी साधारण परिवार से आते हुए राजनीति के अंदर आना और कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचना? उस सफर के बारे में थोड़ा अपना हमें समझाएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी कि आपने मुझे उचित मंच उपलब्ध कराया। जी। और जहाँ तक राजनीतिक शुरुआत की बात है, जब मैं छात्र जीवन के अंदर था, हमारे स्कूल टाइम से ही, तब गांव से हमारा अजमेर शहर 15 किलोमीटर है लगभग। तो क्यों हमारे उधर तहसील भी नहीं थी, लोकल अजमेरी तहसील लगती थी, उपखंड भी अजमेरी लगता था। तो हमारे गांव के कई लोग अजमेर आते थे। जब मैं 11-12 में था तो उनको कई तरह की समस्या होती थी, तो वो हमसे मिलते थे कि साहब आप यहाँ पढ़ते हो, यहाँ रहते हो, तो कोई जन्म प्रमाण पत्र पहले बड़ी मुश्किल से बनता था। जी जी जी, बिल्कुल। जाति प्रमाण पत्र हो गए, इस तरह की चीजें बेशक बड़ी मुश्किल। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, किसी को पानी की समस्या होती थी, किसी को बिजली की फाइल लगाते तो कई महीनों तो कनेक्शन नहीं मिलता था। तो मैं उनके साथ जाके, वो सरकारी ऑफिस भी नहीं जानते थे कि कौन सा ऑफिस कहाँ है। कई लोग जी जिनको जानकारी नहीं होती थी वो मेरे से संपर्क करते थे, मैं उनके साथ जाता था और इस तरह से मैं लोगों से जुड़ता गया। और जुड़ते जुड़ते एक बड़ी संख्या के अंदर जनमानस से मेरा संपर्क हुआ। और उसके बाद जब मैं कॉलेज के अंदर आया, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा। और जब छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से मैंने भाग लिया और काम करते करते फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न दायित्वों पर जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा का टिकट दिया। वो भी तीर्थराज पुष्कर जैसी पवित्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थान है वहाँ से। और मैं विशेष तौर से हमारी पुष्कर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि लगातार उनका असीम प्रेम मेरे पे बना है और मुझ जैसे गाँव ढाणी छोटे से कस्बे से निकले हुए व्यक्ति को राजस्थान की पवित्र विधानसभा में पहुँचाया, उनके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, आप 3 बार लगातार पुष्कर विधानसभा से जीतते हुए आ रहे हैं। अब पहले अगर पूर्ववर्ती सरकार की आप बात कर लीजिए, जो गहलोत जी की सरकार रही, उसमें कई भाजपा के सिटिंग विधायक, यूँ तो कहिए कुछ मंत्री भी चुनाव हार गए। तो ऐसा आपने क्या पुष्कर की जनता के ऊपर जादू किया कि तीसरी बार उस समय भी और फिर तीसरी बार अब फिर से आपको जिता कर भेजा है? ऐसा क्या विशेष कनेक्शन आप स्थापित करते हैं? देखिए, मेरी पुष्कर विधानसभा के जो आम मतदाता है, आम जनता है, उनसे मेरा सीधा जुड़ाव रहता है, सीधा लगाव है मेरा। और जब मैं प्रथम बार 2013 के अंदर जनता के बीच में वोट मांगने गया, आशीर्वाद लेने गया, तब मैंने सब लोगों से सीधा संवाद करके एक ही बात कही, क्या मेरे से सीधा संपर्क रखिए। कोई भी काम हो तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मेरे को बुला सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। इसी का मुझे सर्वाधिक फायदा मिला, क्योंकि कुछ राजनीतिक क्षेत्र में लोग बड़ी आकांक्षा पाल लेते हैं, महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं। जब उनकी पूरी नहीं होती तो एक समय के बाद विरोध की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा जनता से सीधा संवाद था, सीधा संपर्क था, और 2013 से लेकर 18 तक जब मैं विधायक था, हमारी सरकार थी, संसदीय सचिव की भी जिम्मेदारी, संसदीय 2 वर्ष वो भी ज़िम्मेवारी रही है। तब भी मैंने जनता के बीच में काफ़ी सक्रिय रह के मैंने काम किया, काफ़ी विकास कार्य भी कराए। जब हमारी सरकार नहीं थी 2019 से 23 तक, तब भी मेरे को लोगों ने आशीर्वाद दिया, राजस्थान की विधानसभा में मुझे बैठने का अवसर दिया, विधायक बनाया। तब भी मैं लगातार उनके संपर्क में रहा और उनके जो भी दुख-सुख की बात होती थी, सदा उनके बीच में मैं उपस्थित रहता था। इसी का मुझे सर्वाधिक लाभ मिला और उसी की वजह से आज मैं तीसरी बार राजस्थान की विधानसभा में हूँ। अच्छा, मंत्री छात्र राजनीति से ही आप भी निकल के आए हैं। छात्र नेता और तमाम अभी आजकल भी हैं क्षेत्र के अंदर। एक अलग प्रकार का एग्रेशन आ गया है छात्र राजनीति के अंदर। अब उससे कितना प्रभाव पड़ता है? वो इन छात्र नेताओं को बड़ा नेता या सरकार में पहुँचने में कितना मददगार होता है? ये किस तरह की राजनीति है और क्या ये कितनी और कहाँ तक ये सही है? देखिए, समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता है। मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूँ। हमने भी खूब संघर्ष किया है। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। वो दौर और था, ये दौर और है। आजकल जो हमारे कुछ लोग हैं, वो सीधे शॉर्टकट अपना के और सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलर होके जी। सीधा छलांग लगाना चाहते हैं। इसी की वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो लोगों के, हमारे छात्रों के मुद्दों को गहराई से उठाना चाहिए, गंभीरता से अपनी बात कहनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ज़रूरी है कि छात्र राजनीति प्रभावी रूप से रहे, क्योंकि छात्र राजनीति से ही बहुत सारे अच्छे नेता हमें प्रदेश और देश को मिले हैं। ये भी हमारे बीच में पुराने उदाहरण भी हैं। तो मेरा सभी युवा साथियों से यही कहना है कि गंभीरता से और लंबे समय तक काम करने के लिए छात्रों के वास्तविक मुद्दे उठा के उनके बीच में संघर्ष के साथ काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग काम करते हैं। वो ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद फिर वो अपना जनाधार खो देते हैं और अल्टीमेटली फिर उनको लौट के वापस वहीं जाना पड़ता है जहाँ से वो शुरू हुए थे। अच्छा, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं। आप देखते हैं कई नेता हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है, लोग उनको पसंद करते हैं, कई बार भीड़ भी जुटा पाते हैं वो। लेकिन बावजूद, जैसे चंद्रशेखर रावण, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, वो नगीना से बामुश्किल एक सीट निकाल पाए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में वो कहीं रैली करते हैं, बड़ी भीड़ आती है युवाओं की उनको फॉलो करते हुए। तो ऐसे नेता इसको वोट्स में क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं? सीट्स में क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव का समय आता है, तब अलग मुद्दे होते हैं, अलग मानसिकता रहती है। जब चुनाव का समय नहीं रहता, तब लोग जाति के हिसाब से जुड़ जाते हैं, हुँ, हुँ। कोई क्षेत्रवाद के हिसाब से जुड़ जाते हैं और सोशल मीडिया का कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है अपनी बात जनता तक पहुँचाने का। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है सरकार की योजनाओं तक पहुँचाने का। सोशल मीडिया एक अच्छा अवसर है लोगों के लिए कुछ कर गुज़रने का। तो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से इसका उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे इसका लाभ पहुँचे, इस पे काम करना चाहिए। अच्छा मंत्री, आप एक बार गाय लेकर विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे, जब आप पिछली सरकार में आप विधायक थे। वो क्या किस्सा है? एक बार वो क्या कारण था और उसका क्या असर हुआ, उसके बारे में कुछ समझाइए। वो तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में बड़ी वायरल हुई थी। देखिए, गौ माता हमारी आस्था में बसती है जी। और क्योंकि मैं तो गाँव से आता हूँ,
गौ माता के बीच में पला बड़ा और उन्हीं के बीच में रहा मैं, तो मेरा गौ माता से एक विशेष लगाव है। और जब लंपी की बीमारी पूरे प्रदेश के अंदर हमारी गौ माता को ग्रसित कर रही थी, उनको तड़पा तड़पा के मरने पर मजबूर कर रही थी, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार सो रही थी, कोई गौ माता की सुध नहीं ले रही थी। कांग्रेस पार्टी तो ये सोचती गौ माता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, जबकि गौ माता का पवित्र दूध तो वो लोग भी ग्रहण करते हैं। तो इन सब से मैं व्यथित होकर जब गौ माता को देखा, तो मैंने कहा कि मेरा धर्म है कि गौ माता को मैं जिस पवित्र विधानसभा के अंदर मैं बैठ के अपनी बात रखता हूँ, वहाँ पे गौ माता को एक बार ले जाके और एक सोई हुई सरकार को जगाने के लिए एक प्रतीकात्मक मैं कार्य करने की मेरे मन में सूझी। तो मैं वहाँ लेके गया और उससे पूरे देश के मीडिया ने इसको प्रमुखता से उठाया और सरकार के भी कान खड़े हुए। और उसके बाद ओलंपिक के लिए काफ़ी कुछ घोषणाएं भी हुई और काफ़ी कुछ क्या। इसके अलावा भी मैं जब जब कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे आते हैं, तो मैं विधानसभा का विधायक होने, विधानसभा में का सदस्य होने के नाते अपनी बात अपने तरीके से रखता हूँ। उस समय बिजली का भी बहुत बड़ा संकट था, बिलों के अंदर भारी बढ़ोतरी कर दी गई थी, बार बार बिजली कट रही थी, तो मैं खंभा लेके भी विधानसभा के अंदर गया था। अच्छा। और उससे पहले जब कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी, तब उन्होंने किसानों से कर्जा माफी की बात कही थी और कर्जा माफी के वो से वो नंबर वाला वीडियो बड़ा फेमस है राहुल गांधी जी का, 1 2 3 10 दिन में कर्जा माफ। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। तो जब सरकार आ गई, सरकार का गठन हो गया, कई दिनों तक कुछ साल गुजर गए, तो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो मेरा मन व्यथित हुआ। तो मैं मेरे घर से हल उठा के ले आया था विधानसभा के अंदर और सब लोग थे, तो मैंने हल के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मैंने प्रयास किया। तो निश्चित रूप से जब कोई ऐसी में कोई आइडिया आता है, तो निश्चित रूप से मैं जनता के आवाज़ को, जनता के मुद्दे को अपनी तरह से उठाने का मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। अच्छा, लगभग 1.5-2 साल से जब से आपकी सरकार बनी है, तब से बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर। तो ये बड़ी चर्चा है चारों तरफ कि आप जल मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तो भगीरथ कहा ही जा रहा है, आपको जलनायक कहा जा रहा है। तो आप लोगों का कोई विशेष कनेक्शन है इंद्रदेव से? किस तरह से ऐसी बारिश हो रही है? अब मैं आज ही खबर पढ़ रहा था, दूधू का बांध, एक दूधू क्षेत्र में एक बांध है जो ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 वर्षों में लगातार वो भर रहा है पिछले 40 वर्ष के अंदर। देखिए, ये हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए एक सुखद सहयोग है कि हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी हमारे प्रदेश के लिए इतने शुभ है, इतने भले मानस है, इतने दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति है कि जब से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार बारिश हो रही है और हमारे प्रदेश के अधिकतर जो बांध है वो बिल्कुल लबालब पिछली बार भी हुए थे, इस बार भी हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे बांध है जो वर्षों से नहीं भरे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जिस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ, जल संसाधन, उसका अंदर ही सारे बांध कैनाल वगैरह आते हैं। मेरे पास दिल्ली की रिपोर्ट आती है, ऐसे बांध जो 50 सालों में बनने के बाद कभी नहीं भरे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के प्रताप से, उनके अच्छे कर्मों से, उनके अच्छे पग फेरे से हमारे राजस्थान की जनता को, सबको इसका लाभ मिल रहा है। और पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर लगातार दूसरी बार अच्छी बारिश हुई। आगे भी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी कई सदियों तक, कई दशकों तक रहने वाले हैं, तब तक राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की बारिश की कोई समस्या नहीं आएगी। और पिछली बार से भी ज्यादा बारिश इस बार हुई है। पिछली बार तो अगस्त सितंबर में बारिश के हमारे बांध भरे थे, इस बार तो हमारे जुलाई के अंदर ही अधिकतम बांध लबालब हो गए, लगभग पूरे हो गए हैं। बिल्कुल लगभग पूरे लबालब हो गए। सबका जो कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, उन्हीं के शुभ पग फेरे से ये राजस्थान की जनता को लाभ। अच्छा, ईआरसीपी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। आप सीएम भजनलाल की बात कर रहे हैं, तो उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ईआरसीपी। आप भी इसको लेकर तमाम दौरे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोई ऐसी टाइमलाइन उन्होंने दे रखी है? और क्या ऐसे मुख्य काम है जो आप लोगों के पिक्चर में आने के बाद बड़ी मजबूती से हुए हैं और जनता उनको देख रही है? देखिए, ईआरसीपी हमारी सरकार की बहुत ही अति महत्व वाली परियोजना है और ये 17 जिलों के लोगों की प्यास बुझाएगी, किसानों को खेती का पानी मिलेगा, उद्योगों विकास के लिए पानी मिलेगा जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ही ईआरसीपी की योजना आज धरातल पर उतर आ रही है, क्योंकि
पिछली कुछ सरकारें थी वो सिर्फ एआरसीपी के नाम पे राजनीति करती थी, सिर्फ बातें करती थी। लेकिन जब से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी बने, तब से प्रथम दिन से ही इस योजना पर उन्होंने काम किया और इसी का ही परिणाम है कि आज 1.5 साल के अंदर हम सेकंड फेज के जो टेंडर है वो हमने अपलोड कर दिए। प्रथम फेज के टेंडर के वर्क ऑर्डर जारी करके आज धरातल पे हमारा काम चालू हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करके इस योजना पे काम कर रहे हैं और जिस हिस्से पे जितना पानी हमें मिलना चाहिए था, मध्य प्रदेश कई वर्षों से राजी नहीं हो रहा था। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर तो जब अशोक गहलोत जी खुद मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की पार्टी के कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, जी तब इन्होंने एआरसीपी के पानी की बात करी तो उल्टे कमलनाथ जी सुप्रीम कोर्ट चले गए जी कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। तो सिर्फ कुछ विपक्ष के लोग बातें करते थे, लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने तब उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ बात करी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं जयपुर आए, मैं खुद एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा था। फिर दोनों साथ मिलकर दिल्ली गए, दिल्ली केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से बात करी। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से ये दोनों राज्यों के लिए जीवनदायिनी नया जीवन प्रदान करने वाली होगी। निश्चित रूप से विशेष तौर से राजस्थान के 17 जिले हैं, सदा के लिए ये योजना आने के बाद पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ईआरसीपी के बारे में आप सीएम भजनलाल इतना सीरियस हैं तो कुछ देरी होती है तो नाराज भी होते हैं सीएम को किसी काम को लेके, चीज को लेके? देखिए उस माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी परियोजना पे देरी वो बर्दाश्त नहीं करते और हमेशा जल्दी काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, टाइमलाइन में काम करने के लिए, क्वालिटी वाला काम करने के लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे अधिकारी और विशेष तौर से हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हमें उनका सकारात्मक सहयोग मिलता है। इसी वजह से ये योजना तय समय के अंदर हम उसको पूरा कर पाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा टारगेट है इस योजना को लेके, इस काम को लेके जो आप लोगों ने तय कर रखा है कि भाई से संबंधित कई कामों को पब्लिक डोमेन में लाया ही नहीं जा रहा है, तो उस पर आपका क्या ठीक है? देखिए सरकार तो उनकी भी थी, उनके जो कागज थे जब हमारी सरकार आई हमारे पास आए तो उन्होंने सिर्फ बातें ही करी एआरसीपी को योजना को लेके, इसलिए उनके कार्यकाल की बातें उनको याद है। आज हमारे सरकार की बात करें तो पब्लिक डोमेन के अंदर जो जिस एमओयू की बात कर रहे हैं वो एमओयू भी है और सारे के सारे जो टेंडर लगे हैं वो भी है और आने वाली कार्य योजना भी है। अच्छा, गहलोत सरकार में जो एक जेजेएम तब भी था, जल जीवन मिशन तब भी था, एक जेजेएम अब भी चल रहा है, दोनों में ऐसा क्या अंतर है पहले की सरकार के कंपैरेटिवली और अब की सरकार के? देखिए कांग्रेस सरकार के अंदर तो जेजेएम सिर्फ कागजों में चलता था, टेंडरों के घोटाले में चलता था। हमारी भजनलाल जी की सरकार के अंदर ये जेजेएम है, इसका पानी नलों के अंदर आ रहा है। जी, तो अभी आगे किन चीज़ों को लेके विशेष आप लोगों ने ये जेजेएम में योजना सेट कर रखी है, अपना टाइमलाइन सेट कर रखा है कि हर घर जो जल है नल से कब तक पहुंच जाएगा? देखिए जेजेएम वाली हर घर नल की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना का कांग्रेस सरकार ने धरा बिठा दिया बिना सोर्स डेवलप किए। अगर आपके पास पानी होगा तभी तो आप घर घर नल के माध्यम से दे पाएंगे। उन्होंने बिना सोर्स डेवलप किए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए उन्होंने ये राजस्थान की जनता के साथ एक, जिसको अगर हम कहें कि गलत काम किया, गंदा खेल खेला, इसको हमारी भजनलाल जी सरकार ने रोका, बिल्कुल बंद किया। अब हम पानी का सोर्स भी डेवलप कर रहे हैं, कई जगह हम रिजर्वायर भी बना रहे हैं और हमारा जेजेएम का जो काम अटका हुआ था उसको तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार की आप इस योजना में बात कर रहे हैं, महेश जोशी इसी को लेके जेल में है, तो सारा का सारा जो पूरी योजना में कांड था वो महेश जोशी अकेले ही कर दिए और लोगों का किसी का नंबर क्यों नहीं आ रहा? देखिए ये सारी बातें तो कानूनी दावपेच की बात है, इसके अंदर जो कोर्ट निर्णय करेगा वो अपना काम कोर्ट कर रहा है। हम तो धरातल पे जनता के हित की बात कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पिछली सरकार की अगर आप बात करें तो पेपर लीक बहुत जबरदस्त हुए पिछली सरकार में, जो लोग मीडिया में चर्चा, जनता में चर्चा है कि पिछली सरकार गई भी बड़ी मजबूती से, इतनी जबरदस्त जो हार हुई कांग्रेस पार्टी की वो इसी वजह से हुई कि बड़ी मात्रा में पेपर लीक हुआ था। तो अब की सरकार में क्या ऐसा अंतर है पेपर लीक को लेकर, किस तरह से क्या नकेल कसी जा रही है? देखिए तो पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, छलावा किया, उनके अधिकतर परीक्षाओं के पेपर लीक हुए
उसका खामियाजा राजस्थान प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ा और सबसे ज़्यादा खामियाजा इस कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। ये सरकार में थी, युवाओं का इनको श्राप लगा, ये सरकार से गए और इनके खुद के जो शिक्षा मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, खुद के परिवार के एयू को ही आरएस बना दिया। तो इस तरह का जो काम इन्होंने किया तो निश्चित रूप से युवाओं में आक्रोश था। और हमारी भजनलाल जी की सरकार आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर हमारी जो सरकार है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। एक भी भ्रष्टाचार का मामला हमारी सरकार में न तो उठा है न कभी उठेगा। और पेपर लीक की बात करें, एक भी पेपर लीक हमारी सरकार में नहीं हुआ न होगा। आप पहले आए दिन देखते हो कि परीक्षा जब आती है तब कोई न कोई इंटरनेट आए दिन बंद हो जाते थे। आज 1.5 साल के अंदर एक सेकंड के लिए भी हमारी भजनलाल जी की सरकार के कार्यकाल में इंटरनेट बंद नहीं हुआ, बल्कि और 5G के माध्यम से तेजी से चल रहा है। अच्छा, आप भरतपुर के प्रभारी भी हैं। भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला कह लीजिए, गृह जिला है। तो उसको लेकर ऐसी क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या विकास कार्य मुख्य रूप से भरतपुर में हो रहे हैं, उस पर थोड़ा आप जानकारी दें लोगों को। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि भरतपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले का मुझे प्रभार दिया। और जब मैं प्रभारी बन के पहली बार गया, जब भरतपुर की स्थिति अलग थी, आज 1.5 साल बाद भरतपुर की स्थिति अलग है। वहाँ पे क्योंकि भरतपुर के अंदर विशेष तौर से सीपेज पानी की समस्या है। वहाँ पे भरतपुर के चारों तरफ पानी भरा रहता था, गंदे नालों में बहता था। प्लस जो कुंड थे वो बहुत गंदे जर्जर अवस्था के अंदर थे, उसमें कचरा पड़ा रहता था, थैलियाँ पड़ी रहती थी। इन सब चीज़ों को ठीक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज आप देखोगे कि भरतपुर के अंदर जितने भी कुंड थे, आज उनका सौंदर्यीकरण हो चुका है, वो पर्यटक के रूप में डेवलप हो चुके हैं। और आने वाले समय के अंदर भी जैसे कि भरतपुर के अंदर एक हमारे शिला के नाम से एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनने वाला है, उसका डिजाइन और ड्राइंग बन रहा है। वहाँ का जो बस स्टैंड है बहुत जर्जर अवस्था के अंदर था, आज उसका डिजाइन और ड्राइंग बन रहा है, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड बनेगा। इसके अलावा भी जो हमारा जो घना जंगल है, जो भरतपुर की पहचान है, वहाँ पे अंदर जाने के लिए रोड्स की प्रॉब्लम थी। वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए ई रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करी। आज घना के अंदर भी हमारे पर्यटक तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और हमारी जो सुजान गंगा है, भरतपुर की जान है, उसको जीर्णोद्धार के लिए किसी ने सोचा भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ से भी अधिक राशि इस परियोजना के लिए दी है। और निश्चित रूप से उनके टेंडर वर्क ऑर्डर हो गए, ये जल्दी काम धरातल पे आएंगे। अच्छा, बस स्टैंड की जो आप बात कर रहे हैं, बस स्टैंड उसी जगह पर उसका विकास किया जाएगा या किसी अन्य जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है? ये बड़ी चर्चा चलती है जनता में भरतपुर के अंदर। देखिए, बस स्टैंड अभी जहाँ जर्जर अवस्था में है, एक बस स्टैंड वहीं बनेगा। अगर और भी आवश्यकता रहेगी तो हम दूसरा और बना देंगे। हाँ, ये बड़ी चर्चा रहती है कि शिफ्ट हो रहा है बस स्टैंड या वहीं रहेगा, इस चीज़ को लेके बड़ी चर्चा है। अच्छा, धर्मेंद्र राठौड़ कहते हैं कि आपको ब्रह्मा जी ने 3 बार विधायक बनाया, अब तो कैबिनेट मंत्री बना दिया है, लेकिन आप ब्रह्मा जी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, धर्मेंद्र जी राठौड़ विपक्ष की पार्टी के नेता है। और क्योंकि मेरी पुष्कर विधानसभा का मतदाता भी है, तो इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। हमारा मतदाता है विधानसभा के। पर उनका जो आरोप है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हम जब से विधायक बना हूँ मैं, तब से पुष्कर के विकास के अंदर हमने ऐतिहासिक काम किए, उल्लेखित काम किए। जब बल्कि वो तो पहले कभी आते भी नहीं थे पुष्कर। जब कांग्रेस सरकार आई पिछली बार और जब उनको चुनाव लड़ने के लिए उनके मन में आई, तब वो पुष्कर आना स्टार्ट हुए। जबकि मैं तो जन्म भी मैंने वहीं लिया और पूरा जीवन मैंने पुष्कर विधानसभा और अजमेर जिले के अंदर बिताया। धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब का तो अधिकतर जीवन तो भरतपुर बांसुर उसी क्षेत्र में रहे वो हमेशा। खैर, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। जहाँ तक पुष्कर के विकास की बात है, हमने पुष्कर के अंदर ऐतिहासिक काम किया। हमारी सरकार ने बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार किया। हमारी सरकार ने ब्रह्मा मंदिर के पास में एंट्री प्लाजा है, लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए का, वो हमने करने का काम किया। समुद्री माता का जो हमारा प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहाँ पे 800 सीढ़ियाँ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। रोपवे का काम जो वर्षों से अटका हुआ था, वो हमारे कार्यकाल के अंदर ही हुआ। पुष्कर के आसपास की जो रोडें थी वो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उसको ठीक करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और अब आगे एक वृहद डीपीआर बना के एक तीर्थराज पुष्कर, क्योंकि राजस्थान के अंदर मंदिर तो बहुत है, अच्छे अच्छे बहुत दिव्य मंदिर है, लेकिन पर्यटक नगरी हमारी पुष्कर एक धार्मिक नगरी कोई है तो हमारी पुष्कर है। हाँ, ये कोई आ भी जाता है कि सारे तीर्थ 100 बार, पुष्कर तीर्थ 1 बार। हाँ, ये बड़ा कहा जाता है। अगर कोई तीर्थ नगरी है तो पुष्कर है, हमारा तीर्थ नगर है तो पुष्कर है। तो निश्चित रूप से हमारे भजनलाल जी की सरकार आने वाले समय के अंदर भव्य रूप से
इसका निर्माण होगा और ये हम सब हमारे सब आस्था का प्रतीक है। और क्योंकि मेरे को भी ब्रह्मा जी का निश्चित रूप से आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो कार्य कर पा रहा हूँ, उन्हीं की वजह से। तो हमारा प्रथम दायित्व ये बनता है कि हम तीर्थराज पुष्कर के लिए हम जितना कर सके उतना करें। आप पिछली सरकार में विधायक के तौर पर सवाल भी लगाए थे विधानसभा के अंदर कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, उसी तर्ज पे तीर्थराज पुष्कर में भी कॉरिडोर बनाया जाए। तो उसके विषय में कोई विचार आपने बनाए हैं, कोई योजना बनाई है उसके लिए? देखिए, पिछली बार भी मैं विधानसभा में था जब क्वेश्चन भी लगाए थे, लगातार मैं सभी संबंधित लोगों से संपर्क भी साध रहा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी इस बात को रखा और तीर्थराज पुष्कर की महत्ता को देखते हुए पुष्कर के कॉरिडोर की उन्होंने बजट में घोषणा करी। उसकी डीपीआर बन रही है और अब डीपीआर लगभग फाइनल स्टेज पे है। और हम तीर्थराज पुष्कर को, तीर्थ नगरी पुष्कर को एक टेम्पल टाउन सिटी के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं। विश्व स्तरीय सुविधा वहाँ सारी हो और जो स्थान पूरी दुनिया के अंदर ब्रह्मा जी का है, वो वास्तविक रूप से उसी के अनुरूप पुष्कर का विकास हो। हमारा पवित्र पुष्कर सरोवर है, जिसकी वजह से देश और दुनिया के लोग आते हैं, उसका सौंदर्यीकरण हो, व्यवस्थित रूप से हो। ये हम संकल्पित हैं और हम करेंगे। आप मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा को झूठ का ढोल कहते हैं, उसका क्या कारण है? क्या झूठ बोलते हैं वो? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि वो रोज उठते ही उनको कुछ न कुछ बयान देना होता है। रोज उठते ही उनको छपने की एक आदत सी लग गई है, तो वो कुछ भी बोलते हैं। जैसे ढोल कभी भी कैसे ही बजा लो, वैसे ही वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मेरी तो एक व्यक्तिगत सलाह है, ये किसी भी गंभीर विषय पे थोड़ा सोच समझ कर प्रामाणिकता के साथ बोलना चाहिए। सिर्फ बोलना है इसके लिए नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो विपक्ष के रूप में कुछ तो भूमिका निभाए। आप इस बात से कितना सरोकार रखते हैं कि टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी राजस्थान विधानसभा में, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा, इनमें आपस में ही कुछ प्रतिस्पर्धा चलती रहती है कि कौन ज्यादा अखबार और मीडिया के अंदर छपेगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ होनी चाहिए। और क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दल के प्रमुख पदों पे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से उनको जनता के मुद्दे की बात करनी चाहिए, जनता के भले की बात करनी चाहिए, सरकार को सकारात्मक सुझाव देने चाहिए, कोई कमी खामी है वो बतानी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उनका एक बहुत ही अति महत्व होता है कि सरकार की में अगर कोई कार्य करते समय, क्योंकि जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ गलतियां भी होती है, कुछ कमी खामी भी रहती है, तो उसकी समय रहते हम सबको संज्ञान में भी लाना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए। इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, विपक्ष का काम ही यही है कि विपक्षी भूमिका में रहते हुए वो जनता के मुद्दों को उठाते रहें, अगर कोई कमी खामी लगे तो सरकार के संज्ञान में लाते रहे। लेकिन इसके विपरीत जी। सिर्फ आरोप लगाना है, झूठे आरोप लगाना है, रोज छपना है, बोलना है, बस बोलना है, ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक संघर्ष की अलग ही राजनीति का दौर चल रहा है। जिस प्रकार की एक अलग राजनीति हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, वो बयान देते हैं, वो मीडिया के अंदर छपते हैं। एक दूसरी नरेश मीणा हैं, जो किसी विवाद के चलते लंबे समय जेल में थे, फिर बामुश्किल जेल में जब से बाहर आए, फिर एक विवाद हुआ और उसके बाद फिर जेल चले गए। तो इस तरह की राजनीति, मैं किसी राजनेता के एंगल से ही पूछ रहा हूं आपसे कि इस तरह की राजनीति किसी राजनेता को कितना फायदा देती है अपनी राजनीति के अंदर? देखिए, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला कभी भी स्थायी नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोग कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन लंबे समय तक वो सफल नहीं हो पाते। अगर हम हनुमान बेनीवाल जी की बात करें, तो पिछली विधानसभा के अंदर उनके विधायक थे कुछ। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक भी उनकी पार्टी का विधायक नहीं है। लोकसभा के अंदर भी वो स्वयं दूसरी पार्टी की मदद से जीत के गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ एक संक्षिप्त समय के लिए लोग आते हैं, लेकिन क्योंकि न तो उनकी कोई स्थायी विचारधारा होती है, न उनके पास एक व्यवस्थित रूप से संगठित ढांचा होता है, तो वो एक लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं चलती है। तो इस तरह से समय के साथ हर समय लोग डेवलप हुए, हर समय लोग दिखे, लेकिन क्योंकि उनके पास बिना जनाधार, बिना वैचारिक सोच के कोई भी संगठन लंबे समय तक आप इस बात को मानते हैं कि संघर्ष एक समय पर विराम मांगता है? आपको हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे तो फिर राजनीति आन के काम कब करेंगे? देखिए, ऐसा है कि संघर्ष तो हर व्यक्ति के साथ हमेशा जन्म से लेके मरण तक रहता ही है। निश्चित रूप से संघर्ष करके ही आदमी अच्छे काम कर पाता है। पर संघर्ष की दिशा ठीक होनी चाहिए,
संघर्ष की दिशा जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, संघर्ष की दिशा प्रदेश के उत्थान के लिए होना चाहिए। जब संघर्ष व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब कोई करने लगे, तो वो संघर्ष ना रह के उसके लिए दुविधा का कारण बन जाता है। अच्छा, अब मंत्री जी एक रैपिड फायर टाइप का एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें आपको थोड़ा क्विक जवाब देना रहेगा। तो राजनीति में आप सबसे हँसमुख नेता, राजस्थान की राजनीति के अंदर ही बात करिए, आप भारत भर के अंदर आप बात कर लीजिए। सबसे हँसमुख नेता आप किसको मानते हैं? मैं तो अपने आप को ही मानता हूँ। सबसे बहुत बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा मंत्री आप किसको मानते हैं? आप राजस्थान सरकार को लेकर बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा मंत्री कौन रहेगा? देखिए, सारे मंत्री तो सबसे अच्छा ही है, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है भजन लाल जी। जी, खाना या खिचड़ी, आप ज्यादा क्या पसंद करते हैं? मैं तो खिचड़ी खाता हूँ, मेरी गौमाता की भी खिचड़ी खाती है। जी, विपक्ष का नेता कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता है जो सबसे अच्छा आपका दोस्त रहेगा? अभी तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा। रात को मैं ये अपने लिए भी एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, आप तमाम जनता से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ प्रदेश से बाहर तमाम जगह घूम रहे हैं। जब कोई मंत्री रात को अपने बिस्तर पर लेट जाता है, सोते समय क्या ख्याल आते हैं दिमाग में? सोते समय बस एआरसीबी कब पूरी होगी और अधिकतम राजस्थान की सुम कैसे पानी पहुंचा सके, इसी की चिंता रहती है बस। जी, एक अंतिम आपके मुखमंडल से वो ब्रह्मा जी की कहानी हो जाए कि पुष्कर में ही क्यों ब्रह्मा जी का मंदिर है, शॉर्ट में आप अपनी तरफ से एक बार। देखिए, ऐसा है कि ये सर्वविदित है और शास्त्रार्थ युक्त है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं। इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप पुष्कर गए होंगे, जो कुछ लोग नहीं गए उनको जाना चाहिए। तीर्थराज पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर है और दुनिया के अंदर जितने भी तरह के भौतिक वातावरण होता है, वो सारा का सारा पुष्कर के अंदर है। आप देखोगे कि पुष्कर के अंदर एक बहुत बड़ा नागपाड़ के नाम से बड़ा पहाड़ है, चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जिसको नागपाड़ बोलते हैं हम। उसके थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो पानी है, पुष्कर की एक पवित्र झील है। उससे थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो पुष्कर के अंदर डेजर्ट है, रेतीले धोरे हैं। उससे थोड़ा सा आगे चलोगे तो पुष्कर के अंदर हरे भरे बहुत अच्छे से बाग बगीचे भी है। पुष्कर की गलियों के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको कश्मीर के गोरे लोग भी मिलेंगे, आपके साउथ इंडिया साइड के कुछ काले लोग भी मिलेंगे और हम जैसे मजरे लोग भी मिलेंगे। तो दुनिया के अंदर जितने भी भांति के व्यक्ति है वो पुष्कर में मिलेंगे। पहाड़ पुष्कर में है, पानी पुष्कर में है, डेजर्ट पुष्कर में है, हरियाली पुष्कर में है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ये ऐसा ही नहीं है, ब्रह्मा जी ने एक मॉडल के सैंपल के रूप में तीर्थराज पुष्कर को विकसित किया और इसी से पूरी दुनिया का निर्माण आगे हुआ। ऐसा शास्त्र युक्त है और ऐसा आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है। पूरी सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र जो पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है वो तीर्थराज पुष्कर के अंदर है। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ के समय आसपास के कुछ शिवलिंगों की स्थापना की थी, आज वो भी मौजूद है। तो आप किसी भी तरह से साइंटिफिक रीजन से भी आप अगर विश्लेषण करोगे तो तीर्थराज पुष्कर के अंदर अपना एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। जितनी भी सभ्यता रही है वो सब पुष्कर के अंदर आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक तीर्थराज पुष्कर किसी भी रियासत का अधीन नहीं रहा। तीर्थराज पुष्कर स्वयं एक स्वतंत्र पवित्र स्थान के रूप में रहा। या अगर जितने भी हमारे जो महापुरुष हुए, जितने भी हमारे देवता हुए, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो द्वारका गमन के दौरान पुष्कर आए थे। अगर हम पांडवों की बात करें तो जो महाभारत के अंदर जब उनका महाभारत काल के अंदर उस समय वनवास चल रहा था तो वो हमारा पचकुंड बना हुआ पुष्कर आके रहे। अगर हम राजा दशरथ की बात करें तो हमने राजा दशरथ की जब डेथ हुई थी तो भगवान श्री राम जी ने उनका श्राद्ध पुष्कर के अंदर आके किया, ये शास्त्रों के अंदर उल्लेख है। अगर हम सिख समाज की बात करें तो सिख समाज के 10 गुरु पुष्कर पधारे थे, आज पुष्कर के अंदर उनका गुरुद्वारा बना हुआ है। तो इसलिए आप पुष्कर के आज जैन हमारे अगर पद्मावती नगर की बात करें तो पुष्कर के अंदर जैन समाज की जो मूर्ति है वो हमारे पुष्कर के अंदर खुदाई करते हैं तो आसपास के क्षेत्र के अंदर निकलती है। तो निश्चित रूप से हमारे जो संसार की जितनी भी सभ्यता है और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो निश्चित रूप से पुष्कर से उनका कनेक्ट रहा है। वो इसलिए रहा है कि पुष्कर एक सतयुगी तीर्थ है, पुष्कर एक स्वयं की इच्छा से प्रकट हुआ तीर्थ है। तो इसलिए पुष्कर का अपना एक अलग महत्व है। साथियों, क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर बताएं और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के बारे में क्या राय है आपकी वो भी जरूर हमारे साथ साझा करें। जय हिंद, जय जय भारत।